কৃষ্ণ হরে রাম, বিদায় যাও বিজেপি ব্রাম। जय श्री राम। আর হরে কৃষ্ণ হরে হরে তৃণমূল ঘরে ঘরে। ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी आपकी सहमति। बांग्लार प्रियो भाइयों, 2 मई दीदी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आज तक लगभग 70 लाख किसानों को ये पैसा मिल जाता। कितना मिलता? एक एक किसान को 14,000 रुपए मिलता। एक साल का 6,000, 2 साल का 12,000 और इस साल 2021 की पहली किस्त 14,000 मिलना। 70 लाख किसानों को ममता जी। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीश। और आज का मुद्दा कि क्या बंगाल के रण में मध्य प्रदेश के नेता दम दिखाएंगे। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता एक बार फिर आमने सामने होंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने प्रदेश के नेताओं की 5 राज्यों के चुनाव में अहम जिम्मेदारी सौंपी है। खासकर बंगाल में बीजेपी के कई दिग्गज दम दिखा रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने यहां सिर्फ कमलनाथ को मौका दिया है, जिसके बाद एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी की लीडरशिप की तुलना हो रही है। और सवाल उठ रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं में ऐसा दम नहीं बचा जिनके चेहरे के दम पर वोट लिए जा सके। ये सवाल इसलिए है कि दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को चुनावी जिम्मेदारी तो दी गई है, लेकिन वो टिकट बांटने की। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पश्चिम बंगाल चुनाव में आमने सामने होंगे। वही बात बीजेपी की करें तो एमपी से जुड़े बड़े नेताओं को बंगाल में अहम जिम्मेदारियां मिली है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में पार्टी ने सीएम शिवराज को स्टार प्रचारक बनाया है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल के प्रभारी होने के नाते डेरा डाले हुए हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को भी पश्चिम बंगाल में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस में एमपी से जुड़े नेताओं को मिली जिम्मेदारी पर नजर डाले तो पश्चिम बंगाल में कमलनाथ पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। इसके अलावा कमलनाथ को असम की भी जिम्मेदारी दी गई है। कमलनाथ के अलावा दिग्विजय सिंह को तमिलनाडु और पुडुचेरी की जिम्मेदारी मिली है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल को असम चुनाव में स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है। अब देखना यह है कि एमपी के ये नेता पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में क्या दम दिखाते हैं। हम बात करेंगे आज इसी पर, लेकिन पहले देखिए कुछ खास झलकियां। बंगाली की आवाज है। मोदी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है, तो हम क्या करें? পরিবর্তন দিল্লি में होगा, কেন হবে? इस बार तेरा हो गए, तेरा हो गए। घायल बाघिन क्यों हो रही हैं वो? नाटक बहुत दिन तक नहीं चलेगा। ममता बनर्जी के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ है। बंगाल को रक्त स्नान कराया। क्या आदमखोर होने की तरफ है क्या ये इशारा? नाटक बहुत दिन तक नहीं चलेगा। दीदी को विदा करना। लोग पहचान गए हैं। बंगाली की आवाज है। मोदी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है, तो हम क्या करें? পরিবর্তন দিল্লি में होगा, কেন হবে? इस बार तेरा हो गए, तेरा हो गए। और आज की बात इसी पर भी, क्या पश्चिम बंगाल के रण में मध्य प्रदेश के नेता दम दिखाएंगे। आज मैं तमाम पार्टियों के नेताओं से सवाल पूछूंगी और सवाल ये पूछूंगी कि क्या मध्य प्रदेश के नेता ही अब बचे हैं पश्चिम बंगाल के लिए। सवाल में ये भी पूछूंगी कि क्या कांग्रेस के पास कमलनाथ के अलावा कोई नेता नहीं बचा है। तमाम मुद्दे पर आज मैं चर्चा करूंगी। पहले मेहमान हमारे साथ जो मौजूद है स्टूडियो में, उनसे मैं आपका ताल्लुक करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शावर आलम जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रवि अवस्थी जी, राजनीतिक विश्लेषक मौजूद है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राम पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ टीएमसी नेता भी पश्चिम बंगाल से जुड़ेंगे, फरीद खान जी। चर्चा में शुरू करूंगी राम पांडे जी से। राम पांडे जी, जो मुद्दा है वो एक बार फिर गर्मा गया है। गर्माया ये है कि स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, उसमें यह था कि सिर्फ कमलनाथ को ही पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई। क्या कमलनाथ के अलावा कोई लायक नेता अब कांग्रेस में बचा नहीं है? जी, ये जो बंगाल चुनाव हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं और इसका परिणाम क्या आएगा और इससे देश को और बंगाल को क्या फायदा होगा, हमें इस बात पर ज्यादा बात करनी चाहिए। और जो लोग जा रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों, और संगठन के लोगों को तो वहां जाना चाहिए, लेकिन सरकार में जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं,
प्रधानमंत्री हैं, इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनकी अपने प्रदेश में और देश में भी जिम्मेदारियां रहती हैं। जैसे हमारे किसान दिल्ली की सरहद पर बैठे हुए हैं, 300 किसान मर गए, तो मोदी जी को तो जाने का अधिकार ही नहीं बनता है। पहले हमारे किसानों की सुने, उसके बाद वो वहां जाएं तो ज्यादा अच्छा है। जब 5 लाख किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं, उनकी समस्याएं मोदी जी दूर नहीं कर पा रहे, तो वहां जाके क्या करेंगे? मोदी जी क्या कहते थे, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, सारी सरकारी संपत्तियां बिक रही हैं, तो बंगाल में आखिर बोलेंगे क्या? किस बात पर ये वहां चर्चा करेंगे? ये कहते थे बहुत हुई महंगाई की बार, अब वहां 100 रुपए पेट्रोल हो गया है। तो ये बीजेपी के मोदी जी हो, अमित शाह हो या शिवराज जी हो, जो भी जा रहे हैं वहां क्या बोलेंगे? स्मृति ईरानी क्या बोलेंगी? वहां जो प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजती थी महंगाई होने पर, तो क्या वो मोदी जी को वहां चूड़ियां भेजने के लिए जाएंगे? शिवराज जी वहां क्यों जा रहे हैं? आज मध्य प्रदेश बेरोजगार में हिंदुस्तान में नंबर 1 प्रदेश बना हुआ है। क्या ये बंगाल को भी नंबर 1 प्रदेश बनाना चाहते हैं बेरोजगारी में? यहाँ के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री वहां क्यों जा रहे हैं? यहाँ की व्यवस्थाएं संभल नहीं रही हैं। यहाँ खनन माफिया, रेत माफिया, अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आखिर बंगाल में इनका जाने का मतलब क्या? इनको तो बंगाल में अपनी शक्ल दिखानी नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। और जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस के संगठन के वहां लोग जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं। और बीजेपी को तो एंट्री ही ममता बनर्जी ने दी थी 1999 में। यदि ममता बनर्जी बीजेपी के साथ वहां चुनाव नहीं लड़ती तो बीजेपी का तो वहां खाता खुलता ही नहीं। और जहां तक कांग्रेस की बात करें, वहां का जो ब्रिगेड मैदान माना जाता है, जिसको माना जाता है कि जो उस मैदान को भर देता है वो सबसे ज्यादा आगे रहता है। तो यदि अभी तक जो रैली हुई है, उस मैदान को कांग्रेस की रैली में सबसे ज्यादा लाखों लोग आए। मोदी जी की तो वहां हर रैली फ्लॉप हो रही है। एरियल व्यू लिया जाए तो मोदी जी की सभा में तो लोग वहां पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो सीधी सी बात है, चाहे महंगाई हो, रोजगार हो, व्यापार हो, ये देश के मुद्दे होते हैं, जनता के मुद्दे होते हैं। मोदी जी वहां बोलते क्या है? वही घिसी पिटी बातें, हिंदुस्तान पाकिस्तान, भाई भतीजा। चलिए राम जी, तमाम सवालों के जवाब मांग लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मौजूद है। आपका कहना है कि उनकी रैली में तो कोई भीड़ नहीं होती है, शिवराज क्यों जा रहे हैं? यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, वहां भी बेरोजगार बढ़ाएंगे? जी सर, कहिए, क्या कहेंगे कुछ आप इस पर? देखिए, राम भाई मेरे अच्छे मित्र हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बाखूबी उन्होंने सारी बातें कर डाली, लेकिन ये नहीं बताया कि कांग्रेस के पास कमलनाथ जी के अलावा और भी स्टार प्रचारक हैं। वो ये नहीं बता पाए, क्योंकि कोई होगा ही नहीं, इसलिए कमलनाथ जी को भेजा गया है। और रहा सवाल मोदी जी की रैली का, पांडे जी, ऐतिहासिक रैली हुई थी, ये पूरे देश ने देखा है। अब उस बात को छुपाया जा नहीं सकता। जिस ग्राउंड में 15 लाख से अधिक लोग रैली में शामिल हुए हों सब जनसभा को सुनने के लिए, तो उसको कैसे नकारा जा सकता है। रहा सवाल मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में बखूबी सरकार चल रही है। आप जो 15 महीने में नहीं कर पाए थे, वो काम बखूबी वो भी हो रहे हैं जो आप नहीं कर पाए थे। यहाँ भूमाफियाओं के खिलाफ, यहाँ खनन माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान चल रहा है और वो सफल भी हो रहा है। मध्य प्रदेश बिल्कुल ठीक है। और रहा सवाल बंगाल का, तो वहाँ कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता जो पहुंचे हैं, वहाँ बंगाल फतेह कर ही आएंगे। 27 मार्च को मतदान और 2 मई को इस बात का आपको पता चल जाएगा कि बंगाल में जीत किसकी हुई। तो ये इनका कहना है, लेकिन मोदी जी वहां क्यों जा रहे हैं? उनका क्या काम है वहां पर? किसानों की सुनते नहीं है और वहां जाते हैं। और सीएम शिवराज यहाँ बेरोजगारी फैला रहे हैं और बंगाल में जाकर दम दिखा रहे हैं। ये कहना है राम पांडे जी का। देखिए, राम पांडे जी प्रवक्ता है और फिर विपक्ष है। विपक्ष का तो काम है बोलना है, अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए। और हम भाई तो बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं बोलने के मामले में। तो मैं ये कहूँगा कि पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। और दीदी के जो भी कारनामे थे अब तक, वो देखे हैं लोगों ने, किस प्रकार से वहाँ उनके कार्य थे, किस प्रकार से वहाँ गुंडागर्दी हुई, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों को निशाना बनाया गया, वो जनता ने देखा है। तो स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 मई को बनने वाली है। 2 मई को बनने वाली है। जी, हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ मौजूद है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, स्टार प्रचारकों की हम बात कर रहे थे, कमलनाथ के अलावा पश्चिम बंगाल में किसी को भी स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया। क्या लगता है, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेताओं को भूल गए वो लोग? क्या कांग्रेस में अब कोई नेता नहीं बचे? ये बीजेपी का भी आरोप है। नहीं, देखिए बगीचा जी, इसको दूसरे तरीके से देखना चाहिए। दरअसल कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल हो या तमिलनाडु हो, बहुत कुछ करने को है नहीं कांग्रेस के पास।
तो निश्चित तौर पर जो दिग्विजय सिंह जी को जो जिम्मेदारी दी गई वो दूसरे राज्यों में चुनाव है वहाँ की दी गई। जहाँ तक कमलनाथ जी का सवाल है तो कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की राजनीति में आने से पहले एक राष्ट्रीय चेहरा रहे हैं राजनीति में, तो निश्चित तौर पर उनका उपयोग वहाँ पर कांग्रेस ने करना उचित समझा है। और जहाँ तक देखिए भागीसा जी भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भाजपा ने कड़ी चुनौती वहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो सत्तारूढ़ दल है तृणमूल कांग्रेस उसको दी है। और ना केवल अभी बल्कि पिछले 5 सालों से लगातार भाजपा जो है इस दिशा में प्रयास कर रही है। आपको ध्यान होगा कि 2015 में जो कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश मूल के नेता हैं, देखिए भाजपा का उदय ही चूँकि मध्य प्रदेश से हुआ है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश एक आदर्श संगठन है वहाँ पूरे समूचे भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इसीलिए यहाँ के नेताओं को ज़्यादा महत्व भी मिला है इस चुनाव में, हो चाहे तमिलनाडु हो चाहे दूसरे राज्यों में। निश्चित तौर पर वहाँ पर भाजपा ने की तरफ मध्य प्रदेश की तरफ से देखिए शुरुआत में ही 5 केंद्रीय पर्यवेक्षक वहाँ पर उतारे गए। कैलाश जी की मैं बात कर रहा था कि 2015 से वो वहाँ लगातार निरंतर ज़मीनी संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने भाजपा को खड़ा करने का काम किया। उन्हें पहली सफलता भी 2015 में मिली थी जब वहाँ पर 3 सीटें आई उस चुनाव 2016 के चुनाव में। उसके बाद देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने वहाँ पर वृद्धि करी और 2 से 18 सीटों पर पहुँच गई। तो कैलाश जी की मेहनत वहाँ पर साफ दिखती है, और भी भाजपा के जो और भी अन्य नेता हैं वरिष्ठ नेता उन्होंने भी मेहनत की। तो मध्य प्रदेश के अभी जो स्टार प्रचारकों की जो सूची आई है उसमें मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख नेताओं को ना शामिल करा गया। उसमें कैलाश जी हैं, शिवराज जी हैं, नरोत्तम मिश्रा जी हैं और इसके अलावा एक आदिवासी चेहरा है फग्गन सिंह कुलस्ते का। तो दरअसल ये तमाम पूरी रणनीति जो तैयार की गई, अगर फग्गन सिंह जी की बात करें तो देखिए एक बड़ा आदिवासी चेहरा है और चूँकि वहाँ की जो स्थिति है वहाँ का अगर देखा जाए तो उत्तरी बंगाल में करीब जो 2 करोड़ के आसपास आबादी वहाँ पे आदिवासियों की है, और ख़ास करके मतुआ समाज के जो आदिवासी हैं उनकी संख्या करीब 50% है। यही स्थिति वहाँ पर दक्षिण बंगाल की सीटों में करीब 20 सीटों पर जो है वो आदिवासी वोट काफ़ी महत्व रखते हैं। तो भाजपा ने जो अपनी बिसात बिछाई है वो पूरी एक सोची समझी रणनीति के तहत वहाँ पर बिछाई है। रवि जी मैं आपको 2 मिनट रोकना चाहूंगी। हमारे साथ टीएमसी नेता जुड़े हैं फरीद खान जी पश्चिम बंगाल से। फरीद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी नमस्कार। बात कर रहे हैं हम पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपने सारे नेताओं को उतार दिया है। मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता पश्चिम बंगाल के रण में उतर चुके हैं और बीजेपी का ये कहना है कि ममता दीदी और एक तरफ बीजेपी, ममता तो गई 2 मई को, ये बीजेपी का कहना है। जी देखिए, कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता, सपने देखने का तो सभी को अधिकार है, इसमें तो मैं किसी को मना नहीं कर सकूंगा और लोग सपने देखते हैं। और बंगाल को ममता दीदी ने इतने अच्छे से सजा दिया है, इसलिए मध्य प्रदेश के हों चाहे वो राजस्थान के हों चाहे वो गुजरात के लोग ये सपने देखने लगे कि बंगाल को जाके हमको जीतना है। लेकिन बंगाल की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि कोई बाहर से आके उनको समझा देगा और वो उनकी बातें मान जाएंगे। बंगाल की जनता देखती है कि किसने मेरे लिए काम किया है, तो यहाँ पर काम दिखता है, यहाँ का डेवलपमेंट दिखता है। जो डेवलपमेंट मोदी जी 7 साल में नहीं कर पाए, जो उन्होंने सिर्फ वादे किए हैं, लोगों को बोलते रहे, मगर ममता बनर्जी ने जमीन पर उतर कर डेवलपमेंट दिखाया है। डेवलपमेंट क्या होता है बंगाल की जनता जानती है और इसलिए बंगाल की जनता किसी की बातों में आने वाली नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश से और चाहे वो गुजरात से, चाहे वो हिमाचल से, कहीं से भी लोग आए उनको ये मानने वाली नहीं। उनको हम लोग उनका स्वागत जरूर करेंगे। जी फरीद जी, आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शावर आलम जी मौजूद है। शावर जी, फरीद खान जी का कहना है कि डेवलपमेंट ममता बनर्जी ने किया है, जो 7 साल में मोदी जी नहीं कर पाए वो ममता दीदी कर रही है। और बाहरी नेता क्या बताएंगे पश्चिम बंगाल में आकर? देखिए, मध्य प्रदेश से केवल 4-5 नेता गए हैं और वहाँ कैलाश विजयवर्गीय जी मौजूद हैं। और रहा सवाल फरीद खान जी बंगाल का, तो बंगाल में क्या डेवलपमेंट हुआ ये जनता जानती है और इसका रिजल्ट तो आप देखने वाले हैं, क्योंकि अब जो रिजल्ट आएंगे वो एक परिवर्तित रिजल्ट आना है, ये बात मान के रखिए आप। और ये इस बात की चर्चा मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये आम चर्चा है कि अब बंगाल में परिवर्तन आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी निरंतर उन्नति और प्रगति पर है। आप सोचिए कि जो लोकसभा में 1980 में केवल 2 सीटों पर थी, आज पूरे देश पर है। आज देश के अन्य राज्यों में क्यों भारतीय जनता पार्टी का गिराव बढ़ रहा है? शावर जी बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए, विकास की। मैं मुद्दे पर बिल्कुल बिल्कुल निरंतर विकास कर और जो एक लक्ष्य है भारत को मजबूत बनाने का और भारत में उन्नति हो, प्रगति हो, जो एक लक्ष्य है उस पर काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। और बंगाल में
इसका असर आपको दिखेगा। विकास के क्या मुद्दे रखने वाले हैं आप? ये बात फरीद जी ने कही है कि देखिए, डेवलपमेंट ममता बनर्जी ने किया है। विकास की बात मैं बता देता हूँ। जो विकास के कार्य बरसों से नहीं हो पाए पश्चिम बंगाल में, वो विकास बंगाल में होंगे। ये मोदी जी का वादा है, ये केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी का वादा है, और जो नेता वहां मौजूद है उन सब का वादा है कि बंगाल में अब विकास होगा 2 मई के बाद। विकास क्या नहीं हुआ है? आप बता रहे तुष्टिकरण की राजनीति हुई है बंगाल में, ये कहने का मतलब है क्या विकास नहीं हुआ? अभी जो हो रहा है, अब चलिए मैं विकास की अगर बात करूं तो दीदी के कार्यकाल में कितने विकास कार्य फरीद खान जी से पूछना फरीद जी बताइए, आप बताइए जी, आप पूछिए। बड़ा डेवलपमेंट बताइए फरीद जी। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा कि मैं अपने विकास के पूरा एक गिनती करके आपको 70 बार सुनाऊंगा, लेकिन आप ये थोड़ा बता दें कि मोदी जी को और अमित शाह जी को आप लेके जो आ रहे हैं, आप जिनके दम पर सरकार बनाना चाह रहे हैं, आपने क्या क्या विकास किया बताइएगा, सिवाय देश को बिक्री करने के। कभी BSNL को बिक्री करना, कभी एयर इंडिया को बिक्री करना, कभी HPCL को बिक्री करना, या किस चीज को आपने बिक्री नहीं किया, आप उसको विकास कहते हैं? और रही आप बोलते हैं कि पूरे देश में बीजेपी की सरकार बन रही है, आप बताइए आपकी कितनी जगह सरकार है? आप तो हर जगह तोड़ मरोड़ के, जोड़ के, बहुत से लोगों को फोड़ के आप अपनी सरकार बना रहे हैं। आप किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? आप किस विकास की बात करते हैं आलम साहब? हम आपको बताएंगे विकास। आप हमारे गांव ग्राम में जिस जगह से आप आ रहे हैं, गांव ग्राम में गाड़ियां दौड़ा दौड़ा के लेके जा रहे हैं, आप सड़कें देखिए हमने बनाई, खेत खलिहान आप देखिए, हम किसानों की रक्षा कर रहे हैं। और आपके पास किसान करीब 100 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, 300 किसान मर चुके हैं। आप बंगाल के मुद्दे की बात करिए हुजूर बोलिए। हाँ, आप बंगाल की बात कर रहे थे और आप हरियाणा और पंजाब पहुंच गए। मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप जो हरियाणा और पंजाब के किसान बैठे ना दिल्ली में, बंगाल के तो नहीं है जी। हरियाणा और दिल्ली के किसान, पंजाब के किसान दिल्ली में है, बंगाल के नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लें, फिर जवाब दीजिएगा। एक एक करके बात करेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। आप तो बाहर से विकास बताने आ रहे हैं ना, तो मैं उसी विकास की बात कर रहा हूँ कि आपने बाहर में क्या विकास किया है। किसान आपके दरवाजे पे बैठे हुए, आप उनको तो देख नहीं पा रहे हैं। अब 2000 किलोमीटर दूर से आके हमारा क्या विकास करेंगे? आप दिल्ली वालों का विकास करेंगे। देखिए फरीद खान जी, बंगाल की जनता जो है वो अब नाराज है आपसे, और उसका परिणाम ये है कि 15 लाख से अधिक लोग बंगाल के मोदी जी की सभा को सुनने के लिए आते हैं। तो ये क्या है साहब? अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको गाड़ियों के नंबर भेज दूंगा। आपके पास 15 लाख तो नहीं। आप दोनों मुद्दे से भटक रहे हैं फरीद जी और आलम जी, आप दोनों मुद्दों से भटक रहे हैं। मैं विकास की बात कर रही हूँ। ये पूछा था कि आपने दीदी द्वारा जो विकास कार्य हुए वो बताते हैं। आपने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूरे देश की बात कर ली, बंगाल की बात नहीं करी फरीद खान जी। फरीद जी हमारे साथ कांग्रेस भी जुड़ी हुई है, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी। फरीद जी हमारे साथ कांग्रेस भी जुड़ी हुई है, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी, आप बहुत समय से कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी राम जी कहिए। आपको बताएं जी, देखिए विकास की बात हम करें, कृपया बात सुनिए। तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने स्वयं ने और अपने सांसदों को एक एक गांव गोद लेने के लिए दिया था। वो उस छोटे से गांव का उनके सांसद और मोदी जी खुद विकास नहीं कर सके, तो विकास का मामला तो जीरो चला गया। 6 साल पहले इन्होंने बुलेट ट्रेन की शुरुआत की थी और जापान के सहयोग से 6 साल में वो बुलेट ट्रेन की शुरुआत नहीं कर सके। 100 स्मार्ट सिटी नहीं बना सके। बनारस में एक पुल बना था, उसमें भी भ्रष्टाचार किया कि उसके नीचे बंगाल चुनाव में चर्चा हो जाए। डेविड बंगाल चुनाव पर है, पर विकास की भी बात है जी। बंगाल पर आ रहा हूँ, विकास के साथ बंगाल पर आ रहा हूँ। बीजेपी ये बता दे कि बंगाल में वो किस आधार पर वोट मांग रही है? क्या पेट्रोल के दाम पर वोट मांग रही है? क्या महंगाई पर वोट मांग रही है? क्या रोजगार पर वोट मांग रही है? क्या व्यापार पर वोट मांग रही है? आखिर किस पर वोट मांग रही है? वोट किस पर मांग रही है? मिथुन चक्रवर्ती के बेटे 3 महीने पहले बलात्कार के केस में जेल चले गए थे। उन मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी में लेकर आए हैं। ये बड़ा सवाल है फरीद जी। जी, मिथुन चक्रवर्ती को 22+ सिक्योरिटी दी है। शुभेंदु अधिकारी को सीबीआई का नोटिस गया। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आते हैं, Z+ सुरक्षा दी गई है जो मुख्यमंत्री को दी जाती है, जिसमें 100-200 पुलिस वाले ड्यूटी पर लगे रहते हैं। करदाता के पैसे का 22 श्रेणी और Z श्रेणी की सुरक्षा पर खर्चा किया जा रहा है। ऐसे मोदी जी 300 लोगों को 22+ Z+ की सुरक्षा दे चुके हैं जो दूसरी पार्टी से आए। पहले सीबीआई का नोटिस भेजते हैं और फिर Z+ 22+ की सुरक्षा देते हैं और ये भाई को लड़ाते हैं। मतलब इनका काम है फूट डालो और राज करो। सीबीआई का नोटिस दो, हर पार्टी पे फूट डालो, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो।
इनके पास बताने के लिए एक लाइन नहीं है बंगाल में कि हम किस आधार पर वोट मांग रहे हैं। ये बात बता दें कि ये महंगाई पर मांग रहे हैं, व्यापार पर मांग रहे हैं, रोजगार पर मांग रहे हैं, विकास पर मांग रहे हैं। यही मुद्दे होते हैं पूरे देश के और दुनिया के। तो बीजेपी आखिर किस बात पर वोट मांग रही है? और जहां कर मोदी जी की सभाओं की बात कर रहा हूं, 5,000 से ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है वो फर्जी दिखा रहा है, सोशल मीडिया टोटल सच्चाई दिखा रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो दिल्ली से चलता है, वो केवल जो मोदी करता है वही दिखा रहा है कि 50 लाख लोग आ रहे हैं मोदी जी की सभा में। 5,000 से ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। यदि सच्चाई चेक करना है तो सोशल मीडिया को चलिए राम जी तमाम आरोप आप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। हमारे साथ रवि अवस्थी जी बैठे। रवि जी अब आप बताइए, जो पश्चिम बंगाल की राजनीति बची है, बिल्कुल आप दीजिएगा, लेकिन रवि अवस्थी जी बहुत समय से कुछ कहना चाह रहे हैं। सर क्या लगता है ये जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, अब विकास का कोई मुद्दा है पूरा तरीके से खत्म हो चुका है? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, साजिश, तनाव, सिर्फ यही बचा है? नहीं देखिए, मैं बगीचा जी, ये तात्कालिक घटना या प्रतिक्रिया हो सकती है, ऐसा नहीं है। चुनाव अभी लंबे समय तक चलना है और 8 चरणों में चुनाव है, तो निश्चित तौर पर विकास का मुद्दा भी इस चुनाव का प्रमुख रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पे जो केंद्र सरकार ने जो विकास किए हैं वो अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, ममता सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएंगी, लेकिन एक ट्रेंड भी समझना चाहिए। देखिए, राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती है। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य पर ने देखा है कि लंबे समय तक वामपंथियों की सरकार रही, ममता बनर्जी की सरकार लंबे समय तक रही। तो एक ट्रेंड को समझना पड़ेगा। ये बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर कड़ी चुनौती दे दी है और ममता बनर्जी को जो है वो कड़ा संघर्ष इस चुनाव में करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित तौर पर भाजपा का जनाधार वहाँ पर बढ़ा है और उसके परिणाम भी उम्मीद की जा रही है कि भाजपा के पक्ष में जिस तरह दावे किए जा रहे हैं वो माना जाना चाहिए कि ये चुनाव जो है काफ़ी रोचक हो गया है बगीचा जी। और 2 मई को जो नतीजे होंगे वो वाकई में चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि भाजपा का फोकस भी देखिए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पर है। अन्य 3 राज्यों में भी चुनाव हैं, लेकिन ज़्यादा उनका फोकस पूरा पश्चिम बंगाल, और क्योंकि बड़ा राज्य है, अगर विधानसभा सीटों की दृष्टि से देखा जाए 294 सीट्स हैं और भाजपा चाहेगी कि उस राज्य पर वो काबिज हो जाए। जी चलिए शावर जी, आप विकास की हम बात कर रहे थे, राम जी ने तमाम सवाल के जवाब आपसे चाहे कि किस आधार पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है, क्या विकास के मुद्दे हैं उनके पास? देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, देश में एक परिवर्तन की लहर चल रही है। जिस तरीके से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, उसी प्रकार से राज्यों के लोग भी अब एक ही पार्टी का नेतृत्व चाहते हैं, ताकि देश में प्रदेश और राष्ट्र केंद्र की जो सरकार है वो मिलकर काम कर सके। और इसके पीछे एक लक्ष्य है, और लक्ष्य है भारत को मजबूत करने का, भारत को सांप्रदायिक ताकतों से निजात दिलाने का, जो अराजकता बंगाल में फैली है उसको खत्म करने का, जो डेवलपमेंट बंगाल में नहीं हुए हैं वे बंगाल में डेवलपमेंट हो, वो एक लक्ष्य है। तो वहां की जनता और कार्यकर्ताओं ने यह मन बना रखा है कि अब परिवर्तन होगा, और केवल भारतीय जनता पार्टी वो दल है जो वहां सरकार बना सकता है। बाकी के अन्य दल बहुत फिसड्डी हैं वहां पर। तो ये अराजकता टीएमसी ने फैलाई। फरीद जी, क्या लगता है परिवर्तन होगा? बीजेपी कह रही कि परिवर्तन होगा, जो अराजकता, जो तुष्टीकरण फैलाया था पश्चिम बंगाल में, उसका परिवर्तन होगा। जी देखिए, मैंने बोला ना कि सपने देखने की सभी को आजादी है, सभी को सपने देखने चाहिए, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या डेवलपमेंट वो यहाँ पर करेंगे और यहाँ बाकी क्या है। दूर से आप बता दीजिएगा, बाद में क्या क्या करना है वो भी करा देंगे, लेकिन एक लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का कि समूचे राष्ट्र में एक ही झंडा फहरेगा, एक ही तरह की बात होगी, और वो होगा केवल विकास। लेकिन डिलीवरी भी तो करनी पड़ेगी साहब। हम तो अभी हम लोग तो दूरबीन लेके घूम रहे हैं, बुलेट ट्रेन कहाँ गई? हम लोग ये देख रहे हैं कि एक भी, अरे बुलेट ट्रेन कहाँ से चलेगी बंगाल में, ये आप बता देना। आप विपक्ष में रहेंगे, आप अच्छी तरह बता सकते हैं। कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने लोग रिटायर हो गए, हम लोग तो वो लक्ष्य देख रहे हैं। तो ऐसा कौन सा जादू आप करेंगे बंगाल में आके? बंगाल की जनता ने पूरी तरह से आप लोग को नकार दिया है। आने वाली 2 मई को रिजल्ट आपको समझ आएगा साहब। मैं एक ही बात आपसे कहना चाहूंगा कि कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा, पड़े हो चक्कर में। ममता बनर्जी जिंदाबाद। चलिए 2 मई को इसका रिजल्ट आ जाएगा फरीद खान जी। जी 2 मई का एकदम बेसब्री से इंतजार कीजिए। आज देखिए, आपकी बेसब्री हम समझ सकते हैं। जब तमिलनाडु में 234 सीट पर आप एक फेज में इलेक्शन करवा रहे हैं, केरला में एक फेज में आप इलेक्शन करा रहे हैं, यहीं पर बंगाल में 294 सीट है, 294 आप 8 बार में करा रहे हैं। आपकी बेकरारी हम समझ सकते हैं,
लेकिन हमको किसी भी तरह का कोई भी चैलेंज हमको एक्सेप्ट है, आइए ना, क्योंकि हम कहते हैं कोई नहीं है टक्कर में। ममता बनर्जी पाँव में चोट लेने के बावजूद भी पूरे बंगाल में घूम रही हैं और घूमेंगी, और देखिए हम कैसे ठीक करेंगे। ये पहला मामला है। मैं फरीद खान जी एक बात जरा सा मैं दीदी पर एक बात कहना चाहता हूँ। ये पहला मामला आया है जहां प्लास्टर कट के जो है पट्टा बन जाता है। तो ये चोट किस प्रकार की थी ये देश अभी देख रहा है कि इतनी जल्दी प्लास्टर खोल के और बैंडेज बन जाती है। चलिए समय बहुत कम है, विकास की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, बस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब ये देखने वाला चर्चा में शामिल होने का मैं तीनों मेहमानों को ये धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राम हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और फरीद खान हमारे साथ टीएमसी नेता जुड़े हुए थे। चारों का यही धन्यवाद करना चाहूंगी। तो अब देखना होगा कि 2 मई को किसका राजतिलक होता है। बीजेपी कांग्रेस टीएमसी आमने सामने है। कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा करी है, बीजेपी भी अपनी जीत का दावा करी है, लेकिन 2 मई को दीदी या दादा ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, पर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।